નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરે છે અને વાતો કરીએ છીએ. આજે આપણી સાથે કોઈ પણ જાતનો વિશેષ પરિચય આપ્યા વગર રજૂ કરીએ છીએ ओम पुरी. ओम पुरी जी, आपका स्वागत है. अभी सबसे पहले तो ये एक नाम का सिलेक्शन जो होता है, नॉर्मली ये इंडस्ट्री में जो भी बंदा आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं अपना नाम एक हटके बनाने की कोशिश होती है. अपना खुद का नाम होता है, वो बदल के रख लेते हैं. कई ऐसे हमारे फिल्म जगत के लोग हैं जिन्होंने नाम बदला. ओम पुरी ने अपना नाम बस ओम पुरी रख दिया. जी जी, मैंने अपना नाम जो था वो स्कूल में ही बदल दिया था. मेरा पूरा नाम था ओम प्रकाश पुरी. तो मेरी क्लास में 5 ओम प्रकाश थे. ओके. मैं बोला यार ये क्या तमाशा है, तो मैं प्रकाश निकाल दिया. अच्छा. हाई स्कूल में. तो जब मैं बॉम्बे आया तो कई लोगों ने कहा कि ये कन्फ्यूजन है थोड़ा. उस वक़्त ओम शिवपुरी भी थे, अमरीश पुरी भी आ गए थे शुरू के. तो उन्होंने कहा कि नाम बदल लो. गोविंद निहलानी जी ने भी कहा. मैंने कहा अच्छा. तो गोविंद जी ने बोला, सजेस्ट किया सहदेव पुरी. ओके. मैंने कहा इसमें ओम तो है ही नहीं, जो भी चेंज करूं उसमें ओम रहना चाहिए. तो फिर एक संस्कृत का प्ले है आषाढ़ का एक दिन, जो कि हिंदी में मोहन राकेश जी ने लिखा है. उसमें कैरेक्टर है विलोम. तो यहाँ विलोम रखते हैं. ओके. तो उसमें ओम भी है. हाँ. तो पहली जो गिरीश कर्नाड के साथ फिल्म की थी गोधूली, उसमें अभी भी मेरा नाम विलोम पुरी लिखा है. ओके. ओके. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, क्यों विलोम भी क्यों, मैं तो ओम पुरी रखूँ. ओके. तो ओम पुरी बस एक डिसाइड किया. विलोम में कोशिश की बदलने की, लेकिन ओम पुरी से बन गया. जहाँ तक बात करते हैं ट्रेनिंग की, क्योंकि एक बोलते हैं ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कीड़ा होता है एक्टिंग का अंदर से. कोई भी इंसान होता है, जब उसको अलग अलग कोई एक शौक होता है, एक ड्रीम होता है कि यहाँ तो मुझे पहुँचना ही है. ओम पुरी जी, क्योंकि ये ज़्यादातर सवाल मैंने अभी तक अनुपम जी जो भी आए थे उनसे भी यही सवाल पूछा था कि रिकग्नाइज आदमी तब होता है जब उसे कोई ब्रेक मिलता है. उससे पहले वो कोशिश बहुत करता है, मेहनत करता है, मतलब जान डाल देता है. तो ये जान डालने से पहले वो डिसाइड तो करता है कि बेटा तू जाएगा तो एक्टिंग फील्ड में ही. वो कब आपको खुद को फील हुआ था या किसी ने बताया कि ये बंदा है ना, ये चलेगा ये एक्टिंग लाइन में? देखिए, दूसरे का क्यों, आप खुद सोचो ना. सिर्फ एक्टिंग ही क्यों लेते हो आप? दूसरे, हम तो ट्रेनिंग लेके आए ना. शीशे में चेहरा देख के थोड़ी आए. शीशे में चेहरा देख के आते तो शीशे का चेहरा बोलता पागल हो गए हो, घर पे बैठो, क्लर्क बन जाओ, वकील बन जाओ, कुछ और बन जाओ. ये चेहरा लेके बम्बई जा रहे हो. तो जो भी आदमी अपना प्रोफेशन चुनता है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे वकालत हो, मतलब जो भी फील्ड हो, उसकी क्लास में कितने लोग होते होंगे. सभी तो डॉक्टर खुराना नहीं बन जाते. सही. और ऐसा भी नहीं है कि बाकी भूखे मर रहे हैं. एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस चलती है सबकी. किसी की बहुत ज़्यादा चलती है, किसी की कम चलती है, किसी की बहुत ही कम चलती है. वो आपके अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से. आपने ट्रेनिंग का जो बताया ना ओम जी, यहाँ ये खास बात ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग सीधा चेहरे से ही आ जाते हैं इंडस्ट्री में. किसी का चिट्ठा ले लिया, किसी कोई पापा के नाम से आ गया, कोई प्रोड्यूसर था उसके सिफारिश से आ गया. मेहनत की कमी कहीं आज की जनरेशन में दिख रही है आपको? नहीं, मेहनत तो सब करते हैं. देखिए, ऐसी बात नहीं है. कमर्शियल एक्टर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, अपने शरीर पे काम करते हैं. ज़्यादातर शरीर पे ही काम करते हैं, मतलब मसल बनाना, पैक बनाना, ये सब करते हैं. लेकिन देखिए, जैसे किसी भी दूसरी चीज़ में अगर आप मिसाल के तौर पे संगीत को लीजिए, तो संगीत में हर तरह के सिंगर हैं. फोक सिंगर्स हैं, अभी रैप आ गए, और क्लासिकल सिंगर्स भी हैं. तो जो असली एक्टिंग है, असली खालिस, वो शास्त्रीय संगीत की तरह है, जिसकी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में उसकी कमी है. जैसे संगीत में भी शास्त्रीय संगीत सुनने वाले कितने कम लोग हैं. जी.
हम सब जानते हैं। भीमसेन जोशी का नाम ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, पंडित जसराज का नहीं सुना होगा, लेकिन दिलेर मेहंदी का सुना है कि नहीं? जी। तो ये आपकी चुनी हुई चॉइस का है, मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने वो चुनाव किया, और हमने मैंने ये चुनाव किया, बस। ओके ओम जी, रियल एक्टर आपने बताया कि जो रियाज वाला है, जो हम ट्रेनिंग लेके आए थे, ट्रेनिंग लेते लेते ब्रेक जब मिलता है ना तो आदमी को मतलब वो तलाश होती है कि मुझे कब ब्रेक मिले, और जब ब्रेक मिल जाता है ना तो कुछ भी करके चलो मुझे एक्टिंग तो करनी है, फिल्म तो साइन कर ही लेनी है। आपने भी शायद अपने इंटरव्यू में भी कहीं कहा है कि सिर्फ पीनट्स आपको दिए थे एक्टिंग किया और आपको सिंह चने दे दिए थे कुछ, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं, और जब मैं बॉम्बे में आया था तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो आज देश का सबसे सक्षम, जो आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है, ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाने में भी बहुत उसका योगदान है। तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और लेकिन एनएसडी का अपना खुद का एक हाँ, लेकिन उस वक्त जब मैं आया तो एनएसडी को कोई जानता नहीं था, और इसीलिए मैं और नसीरुद्दीन शाह एनएसडी के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए, क्योंकि फिल्म इंस्टीट्यूट पहचाना जाता था जी। और फॉर्चुनेटली हम वहाँ सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन हम जब वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट गए, हम तो पहले से ही हम मुकम्मल एक्टर थे दोनों। सिर्फ हमने कहा कि एक तो ये कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को कोई जानता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा बहुत फिल्म टेक्निक के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक्टर्स के लिए फिल्म के किसी दूसरे विभाग की जानकारी ज़रूरी नहीं थी, जैसा कि हमारे ड्रामा स्कूल में पहला साल जो था वो कॉमन था, चाहे आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, टेक्नीशियन बनना चाहते हो, या एक्टर बनना चाहते बाकी हो, सीखना तो पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं था कि हमें थोड़ा बहुत एडिटिंग के बारे में पता चले, थोड़ा बहुत कैमरा के बारे में पता चले, थोड़ा बहुत डायरेक्शन के बारे में पता चले। चलिए, बहरहाल वहाँ पे हमने जो कुछ सीखा या जो बढ़ोतरी हुई वो थी, शाम के वक्त रोज़ एक फिल्म दिखाई जाती थी 5:30 बजे, जो वर्ल्ड सिनेमा से थी। पोलिश डायरेक्टर, जापानीज डायरेक्टर, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, और हिंदुस्तान के मलयाली फिल्म, कर्नाटका की फिल्म, पुरानी हिंदी क्लासिकल फिल्म्स, ये सब फिल्में दिखाई जाती थी, और वो हमने कभी मिस नहीं की। तो उन फिल्मों से बहुत कुछ सीखा। मेरा सवाल था पीनट्स, पैसा वो तो खैर आप MBBS करके निकलते हो, तो रिश्तेदार आपको की कमाई तो नहीं होती। नहीं, आपके परिवार सक्षम है तो आपके लिए क्लिनिक खोल देंगे। नहीं तो एक मध्यम वर्ग का अगर कोई बच्चा डॉक्टर बना है तो कोई हॉस्पिटल में जॉब ही करे, तो किसी हॉस्पिटल में पहले जॉब करेगा, फिर धीरे धीरे उसका नाम होगा। हो सकता है किसी व्यापारी की निगाह पड़ जाए, बड़ा काबिल डॉक्टर है यार, चल हम मिल के करते हैं यार, तुम डॉक्टर, मेरी कैपिटल, मैं क्लिनिक खोलता हूँ, तेरा शेयर इतना, मेरा शेयर इतना। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अवस्थी, उसके साथ ऐसे ही हुआ। मेरा दोस्त था बचपन मतलब जब मैं बॉम्बे आया, वो MBBS कर रहा था, लेकिन मेरे नाटक में भी काम करता था, उसका शौक था। तो ऐसे ही एक दिन अर्धसत्य के प्रोड्यूसर, वन ऑफ द 4 प्रोड्यूसर्स, उसका बेटा बीमार था, छोटा था, और ये पीडियाट्रिशियन था। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्त को बुला के लेता हूँ, बगल में ही रहता है। उनको ले आया, उन्होंने उसको चेक वेक किया, उनकी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा चल यार एक क्लिनिक खोलते हैं। ओह, इट्स लाइक दैट। ओके, यहाँ रोकूंगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, विराम बाद बीजा तबक्काની વાતો ઓમપુરી સાથે। अलग से एक बात સાંભળો, તો એ બધી વસ્તુ તમે આજે તમને ધંધાનું નામ આઝાદીનો સંગ્રામ જ્યારે ચાલી રહ્યો હતો, પણ એવું છે કે આપણે કયા વર્ગને શું ગમશે વિચારવા કરતા સમાજના સળગતા પ્રશ્નોને વાચા આપતો કાર્યક્રમ કરંટ ટોપિક દરરોજ બપોરે 1 કલાકે ગુજરાત ન્યૂઝ પર હશે તો એને આર્મી વિશે જ્ઞાન થશે। ઓકે અને એમાં વિચલિત આ માણસ ના થવો જોઈએ। મને એવું લાગે છે કે આ કામ સ્વતંત્ર થાય અને
તો અત્યારે જે આપણે ન્યુક્લિયર ફેમિલી જે કહીએ છીએ કે એક જ્યારે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તો એને આપણે એ પ્રયત્નને સરાહવો જોઈએ અને છે એનો તે બજારમાં મળે છે, ઓલરેડી મળે છે, પણ એ જુઓ ડે સ્પેશિયલ દરરોજ બપોરે 3:30 કલાકે ગુજરાત ન્યૂઝ પર. છે અભિવ્યક્તિનો સૌને અધિકાર. આ છે જનતાનો અવાજ. દરરોજ બપોરે 3 કલાકે. દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે. લોકમંચમાં આજે વાત કરી રહ્યા છે રેલવે એ કરોડો 1100-1200 કરોડનો ખર્ચ છે. એની સામે રેલવે 80 કરોડનો ખર્ચ મૂક્યો. અને હરિયાણાની કમ્પેર કરવામાં આવે તો ગુજરાત અને હરિયાણામાં એનો હોલ્ડ હોય છે. એમાં વિસંગતતાઓ છે, ક્યાંક કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે, તો એ अनुसंधान તમે એની डिटेल वादे नहीं करके उन्होंने इस बजट के अंदर एक पब्लिक प्रदेशના ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે તો કઈ હરીફાઈ થવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. અવિરતપણે રોજ નવા વિષય પર ચર્ચા કરતો ગુજરાતનો નંબર 1 શો લોકમંચ દરરોજ 8 કલાકે ગુજરાત ન્યૂઝ પર. જુઓ મસ્ત મોર્નિંગ સોમવારથી શનિવાર સવારે 9:30 કલાકે. विराम बाद फिर एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथि में. ओम जी, ब्रेक से पहले आपने बताया अर्ध सत्य का जिक्र किया, मैं उसी पे आने वाला था. अर्ध सत्य ने एक अच्छा सा रिकग्नाइजेशन दे दिया और आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जब अर्ध सत्य हुआ उससे पहले आप बाइक चलाना भी आप शायद नहीं जानते थे. इसमें 2 सवाल है. पहला सवाल मेरा ये कि पापा रेलवे में जॉब करते थे, यानी कह सकते कि मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं. ये शो इसीलिए जाना जाता है कि जहाँ बहुत अंतरंग बातें, लोग अपनी ऐसी बातें हैं जो शायद आज तक नहीं बताई. कोई ऐसा किस्सा अपने बचपन का, या तो जब तक ये NSD मुंबई नहीं आए तब तक, ऐसा कोई किस्सा जहाँ पे सही में इतनी दिक्कत पेश हुई आपको, जो शायद गिल्टी फील भी किधर हुआ हो, जो आज तक शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे? देखिए, दिक्कत जो है ना, शब्द या मुश्किलात, वो जीवन का हिस्सा है. मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना उसके तो जीवन अधूरा है. जी. अमीर लोग भी दिक्कतें झेलते हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कोई दिक्कत, उनको अलग किस्म की दिक्कतें होती हैं. तो मेरा बचपन बहुत एक हिसाब से कठिन रहा है, लेकिन आज जब मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे यार मैंने तो बहुत दुख झेले. हालांकि कोई सुनेगा तो कहेगा अरे यार बेचारा कहाँ से कहाँ पहुँचा. 6 साल की उम्र में मुझे चाय की दुकान पे गिलास धोने पड़े थे, और मुझे नहीं ये याद कि मैं बहुत दुखी होता था या रोता था. नहीं, मुझे याद है कि दुकान वाला मुझे चाय देता था, बन देता था, उसको मैं डुबो के खाता था, है ना. तो वो शायद 4-5 महीने मैंने वो वहाँ नौकरी मुझे करनी पड़ी थी कुछ हालात की वजह से. उसके बाद मेरी माता जो हैं, पिता गरीब हो गए थे, वो बड़े बोहेमियन टाइप के थे, वो भी अच्छे खासे थे. जब उनकी शादी हुई, मैं सबसे छोटा बच्चा था घर में. मेरे मामा जो हैं वो ज़मींदार थे. ओके. तो उन्होंने, मेरी माँ ने उनसे विनती की कि भाई इस बच्चे को कम से कम, मेरा बड़ा भाई तो 8वीं के बाद पढ़ा नहीं था, तो उन्होंने कहा इसको आप प्लीज़ रख लो.
और मेरे मामा ने मुझे रख लिया, मुझे 8वीं तक पढ़ा दिया। फिर मामा का पिताजी से झगड़ा वगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा भैया अपने बच्चे को ले जाओ। ओके। वो मुझे भेज दिया और मैं 8वीं तक मॉनिटर था क्लास का, और मेरा बड़ा मन लगता था उस छोटे से टाउन में, तो मैंने कहा मैं तो यहीं पढ़ूंगा। ओके। कहाँ की बात है ये? ये पटियाला के नज़दीक सनौर एक गांव था, थोड़ा बड़ा गांव था, हाई स्कूल था उधर। तो मैंने जी अपना छोटा सा इतनी सी लाल रंग की एक टंकी थी, वो लेके मैं स्कूल के बरामदे में रहने लगा। छुट्टियां थी तब। तो जब स्कूल खुला तो कॉलेज के हेडमास्टर को पता चला, उसने डांटा, बोले ये क्या है, तुम तो यहाँ सारा खाना बना रहे हो यार, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा वो। मैं स्काउट था, तो स्काउट में खाना वाना हम सब सीख जाते हैं। फिर दोस्त लोग मेरे शुरू में तो घर से खाना लाते थे, फिर हमने पकाना शुरू कर दिया। जब उनको मेरी परेशानी पता चली तो उन्होंने मेरे मामा से बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने कहा नहीं हमारा घरेलू मामला है, आप इससे बाहर रहिए। इससे उनको थोड़ा गुस्सा आया कि ये बच्चा इतना ज़हीन है, खेल कूद में भी और पढ़ने में भी, मॉनिटर है। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, मैं तुमको ट्यूशन्स लेके दूंगा। ओके। 4वीं 5वीं 6वीं मुझे मालूम है तुम पढ़ा सकते हो, और एक हम तुमको छोटा कमरा किराए पे ले देते हैं और एक साइकिल, तुम पढ़ाओ और स्कूल आओ। सो 8वीं कक्षा से ही 9वीं कक्षा से ही अपने खुद का खर्चा निकालने की आखिर तक। उसके बाद फिर अलग अलग तरह की नौकरियां, खैर। लेकिन मुझे आज भी मेरी किस्मत समझो, मेरा बिहेवियर समझो कि मुझे बड़े अच्छे लोग अजनबी मिलते रहे जो मुझे पुशअप करते रहे। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये तो एक एडवेंचर था। यस, इट वॉज अ एडवेंचर। आज मुझे गर्व है उस पर। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो अभी तक आपका जो भी रोल देखा जाता है, या तो कहीं ना कहीं वो इमेज आ जाती है दिलो दिमाग में, वो छाया हुआ है अपना बचपन में जो तकलीफ़ें सहन की, वो कहीं स्वभाव के साथ जुड़ गया है वो? देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप तकलीफ़ सहने के बाद ही तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने तो कोई तकलीफ़ नहीं झेली थी ना, लेकिन दूसरों की तकलीफ़ देख के, क्योंकि संवेदनशील था, सेंसिटिव था, उसने महल में कौन सी तकलीफ़ झेली? जी, फिर भी लेकिन दूसरों की तकलीफ, लेकिन जब उसको पहली बार उसके पिता ने उसको बाहर भेजा, उसने बूढ़ा आदमी देखा, उसने एक डेड बॉडी जाती देखी, उसने भीख मांगता, तब उन्हें असर हो गई। तो और उनको दूसरों का दुख समझ के उन्होंने महसूस किया, और फिर जो भी आपने किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा होने के लिए आपको गरीब होने की ज़रूरत है। ओम जी, अभी तक की जो भी फिल्म है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सवाल मैं जो पूछ रहा हूँ कि 5 उंगली में से कौन सी उंगली आपको पसंद है, लेकिन फिर भी सही सेटिस्फेक्शन हुआ हो कि लगा कि नहीं यहाँ जब मुझ में जो था ना, ये सब ये फिल्म में ये डायरेक्टर ने निकलवाया था, ऐसी कौन सी आपकी टॉप फिल्म आप पसंद करेंगे? अरसत्या। ओके। आवाज़ आपकी यूएसपी है क्या, आप मानते हो? लोग बोलते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, अरे आपकी आवाज़, हम तो अगर किचन में हों, टीवी पे आपकी आवाज़ आए, हम कहे अरे देखते हैं क्या है। ओके। 3 स्ट्रेंथ कौन सी आपकी मानते हैं? 3 स्ट्रेंथ ओम पुरी साहब की। मेहनत, सिंसेरिटी और पैशन। 3 वीकनेसेस। हो सकता है बहुत सारी हूँ, लेकिन अपने मुंह से कैसे कहूँ? ये वीकनेसेस क्या है कि मैं कैसे ढूंढूं वीकनेसेस? मैंने इतनी बड़ी चीज़ कह दी है कि मैं मेहनती भी हूँ, मैं सिंसियर भी हूँ, मैं पैशनेट भी हूँ अपने काम के बारे में, लेकिन कई बार मैं कुछ ज़्यादा भावुक हुआ हूँ, तो मैंने उसका खामियाजा भुगता है, और इंडल्जेंट हुआ हूँ, और मुझसे कुछ लोगों के प्रति जानने में तो नहीं, खैर अनजाने में
भूल हुई है, मैंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, जिसका मुझे अफसोस है, जिसकी मुझे गलानी है। कोई एक कन्फेशन, ये लास्ट सवाल है, कोई एक ऐसा कन्फेशन करना चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी? नहीं, वो नहीं शेयर करूँगा, वो सिर्फ मोदी जी को बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम साहब। દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત ઓમ પુરીજી સાથેની. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર.